लास्ट क्लास में मैंने इंटरफेस पढ़ा दिया था। इंटरफेस को हम प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन, इंटरफेस को प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं। प्रिपरेटरी फेज इट मींस कि इंटरफेस के अंदर प्रिपरेशन करता है सेल माइटोसिस के लिए सेल डिवीजन के लिए जो है प्रिपरेशन करता है। अब हम पढ़ेंगे, इंटरफेस हमारा हो गया था, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फेज जिसको हमने सेल डिवीजन के दो पार्ट्स किए थे, एक किया था इंटरफेस और दूसरा किया था एम फेज। तो अब हम पढ़ेंगे एम फेज के बारे में, ठीक है। एम फेज पहले हम माइटोसिस पढ़ेंगे, पहले माइटोसिस पे पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम मियोसिस पढ़ेंगे, ठीक है। पहले माइटोसिस पढ़ेंगे, ठीक है, फिर पहले माइटोसिस पढ़ेंगे फिर मियोसिस पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम माइटोसिस पढ़ने जा रहे हैं, तो इसलिए एम के अंदर अभी हम माइटोसिस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो माइटोसिस फेज समझ सकते हैं हम, ठीक है, माइटोसिस फेज, ठीक है। अब माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। माइटोसिस जो होता है इसको क्या कहा जाता है? इक्वेशनल डिवीजन। क्या कहा जाता है? इक्वेशनल डिवीजन। ये याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है कि माइटोसिस को कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। इक्वेशनल मतलब इक्वल, ठीक है, इक्वल। क्या इक्वल? इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्या होता क्या है माइटोसिस का, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। माइटोसिस में क्या बेसिकली क्या होता क्या है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो कि एक ही हमारे पास सेल है, ठीक है, इसके अंदर इस तरीके से हमने इसका जेनेटिक मटेरियल शो कर दिया, ठीक है। ये है एक सेल है, इसके अंदर मान लीजिए 18 क्रोमोसोम्स है, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्या सेल के अंदर डिवीजन होगा, सेल के अंदर माइटोसिस अगर हो रहा है, ठीक है, माइटोसिस होगा, ठीक है। माइटोसिस के बाद होता क्या है, एंड रिजल्ट क्या आता है, माइटोसिस होगा, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होता है। इसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर रहता है वो प्रोजेनी मतलब कि जो इसके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए हैं उसमें, और जो पेरेंट सेल है उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। तो अब 18 क्रोमोसोम्स थे, ठीक है। तो फिर प्रोजेनी के अंदर भी जब प्रोजेनी के अंदर होंगे तो वो प्रोजेनी के अंदर भी 18 ही क्रोमोसोम्स रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। इसके अंदर पेरेंट नहीं रहता फिर लास्ट तक? नहीं, पेरेंट नहीं रहता, पेरेंट डिवाइड कर जाता है ना, जैसे ये है, ठीक है। अभी पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे, मैं समझ गया हाँ। पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे कि किस तरीके से। अभी मैंने ये बता दिया कि इक्वेशनल डिवीजन है कि 18 क्रोमोसोम्स अगर पेरेंट में थे तो प्रोजेनी जब प्रोड्यूस होगी तो दोनों में 18 ये सिमिलर होगी या फिर सेम होगी? ये सिमिलर रहेंगी ना। अभी हम पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं है, माइटोसिस के अंदर क्या है क्या नहीं है, ठीक है। पूरा प्रोसेस पता चलेगा, ठीक है। हमें पता चलेगा कि 18 ही क्यों रहेंगे, या जो जितने पेरेंट्स के अंदर थे उतने ही पेरेंट के अंदर क्यों, प्रोजेनी के अंदर उतने ही कैसे आएंगे, ठीक है। क्या सेम है, क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से डिवाइड करेंगे, किस प्लेन के लॉन्ग डिवीजन रहेगा, ठीक है। पहले सेल डिवाइड, पहले जो है न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर सेल डिवाइड करता है, ठीक है। ये सारी चीजें अभी हम पढ़ेंगे एम फेज के अंदर, ठीक है। अब एम फेज माइटोसिस फेज के अंदर पहले तो ये पता होना चाहिए इक्वेशनल डिवीजन है। अभी पता चलेगा किस तरीके से इक्वेशनल डिवीजन क्यों है, क्या क्यों कह रहे हैं हम इसे, ठीक है। इक्वेशनल डिवीजन पूछा जाता है, व्हाई माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। क्वेश्चन आता है व्हाई माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। तो इसका आंसर ये होता है कि क्या कहते हैं, इसका आंसर ये रहता है बिकॉज द क्रोमोसोम नंबर इन पेरेंट एंड प्रोजेनी remains the same after division। मतलब कि डिवीजन होने के बाद पेरेंट और प्रोजेनी के अंदर क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, ठीक है। ये मैंने भी दिखाया भी था कि जैसे ये पेरेंट है, इसके अंदर 18 क्रोमोसोम है, तो डिवीजन जब हो जाएगा तो इसकी जो प्रोजेनी आएगी, इस प्रोजेनी के अंदर भी 18 क्रोमोसोम्स रहेंगे। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, इक्वेशनल डिवीजन कहा गया है।
ये चीज है, इम्पोर्टेंट है एक तो। अब इसके आगे है कि हमने एम फेज को अपनी कन्वीनियंस के लिए 4 स्टेजेस के अंदर बांटा है। ठीक है, सबसे पहले एम फेज जो होता है 2 पार्ट्स में होता है। ठीक है, मतलब पहली बात तो ये सारी चीजें छोड़ के एम फेज जो होता है 2 पार्ट्स के अंदर होता है। एम फेज जो होता है 2 पार्ट्स में होता है। ठीक है, पहला पार्ट क्या रहता है इसके अंदर, कैरियोकाइनेसिस, और सेकंड पार्ट जो होता है वो होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियो वर्ड का जो मतलब होता है, जो कैरियो वर्ड है इसका जो मतलब होता है, कैरियो वर्ड का इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, कैरियो वर्ड न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी, किसी भी चीज के लिए न्यूक्लियस से रिलेटेड अगर कुछ है तो न्यूक्लियस के लिए जो है कैरियो वर्ड यूज किया जाता है। काइनेसिस जो वर्ड है, इस काइनेसिस वर्ड का मतलब है डिवीजन। ठीक है, तो इन दोनों वर्ड को मिला के बन गया न्यूक्लियस का डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब लिख देते हैं, कैरियोकाइनेसिस मतलब कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस, साइटो मींस सेल, ठीक है, काइनेसिस मींस डिवीजन। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या हो गया, डिवीजन ऑफ सेल। तो पहले ये याद रखना है कि क्या कहते हैं, न्यूक्लियस का डिवीजन पहले होगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस पहले होगा। ठीक है, फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ सेल। ठीक है, सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फिर जाके सेल का डिवीजन होगा। ठीक है, अभी हमें समझ में आएगा क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, क्या बात है क्या नहीं है। ठीक है, अब ठीक है, सबसे पहले हम कैरियोकाइनेसिस की बात करते हैं। ठीक है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस को समझने के लिए हमने इसकी 4 स्टेजेस बनाई है। ठीक है, 4 स्टेजेस बनाई है। कितनी स्टेजेस बनाई है, 4 स्टेजेस। ठीक है, 4 स्टेजेस बनाई है। ठीक है, 4 स्टेजेस जो होती है, ठीक है, पहली स्टेज क्या है, पहली स्टेज का नाम होता है प्रोफेज, दूसरी स्टेज का नाम होता है मेटाफेज। ठीक है, तीसरी का नाम होता है एनाफेज, और चौथी का नाम होता है टीलोफेज। ठीक है, प्रोफेज के बाद आते हैं मेटाफेज के बाद एनाफेज के बाद टीलोफेज। ठीक है, अब टीलोफेज के बाद होता है क्या, टीलोफेज के बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। अच्छा, कैरियोकाइनेसिस की है 4 स्टेजेस। कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक है, पर कैरियोकाइनेसिस को समझने के लिए हमने कैरियोकाइनेसिस की 4 स्टेज बना दी। ठीक है, प्रोफेज, ठीक है, फिर उसके बाद आती है मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। तो ये जो तीनों को, इन चारों स्टेजेस को मिला के, ठीक है, ये सारी चारों के चारों स्टेजेस मिला के किसके अंदर आती है, कैरियोकाइनेसिस में। ठीक है, तो ये कैरियोकाइनेसिस के अंदर आ गई, और इन सब स्टेजेस के बाद टीलोफेज के बाद आता है साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस, ये सब सारी स्टेजेस आ गई, तो कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या आ गया, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, ये समझ में आ रहा है। कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस की 4 स्टेजेस हैं, ठीक है, प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। ठीक है, टीलोफेज जब खत्म होगा तब जाके कैरियोकाइनेसिस खत्म होगा। प्रोफेज पे कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट होगा, टीलोफेज पे कैरियोकाइनेसिस खत्म होगा। टीलोफेज पे कैरियोकाइनेसिस खत्म होने के बाद साइटोकाइनेसिस बिगिन होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। सेल का जो आउटर साइटोप्लाज्म का डिवीजन है, ठीक है, साइटोकाइनेसिस को आप ये भी समझ सकते हो, साइटो वर्ड का मतलब सेल कह लो या फिर साइटोप्लाज्म कह लो। ठीक है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ठीक है, साइटो मींस साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ठीक है, अब ये एक एक करके हमें सारी स्टेजेस पढ़ेंगे। ठीक है, इसी सीक्वेंस में चलेंगे, एक बार सीक्वेंस दोबारा लिख लेते हैं।
ठीक है, सबसे पहले आएगा कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस के अंदर क्या आएगा? सबसे पहले आएगा कैरियोकाइनेसिस के अंदर क्या आएगा? सबसे पहले आएगा इसमें प्रोफेज, फिर उसके बाद आएगा मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। और ये कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे खत्म होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा? साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ सेल, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसी सीक्वेंस में हम चलेंगे, पहले प्रोफेज पढ़ेंगे, फिर मेटाफेज, फिर उसके बाद एनाफेज, फिर टीलोफेज, फिर जाके हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस, ठीक है। आज की क्लास में कहाँ तक हो जाएगा? आज की क्लास में देखते हैं क्या रही हो रहा। तो अब पढ़ेंगे पहले प्रोफेज, पहले पढ़ेंगे प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर क्या होता है, ठीक है। अभी क्या था, अभी तक सेल क्या था? इस तरीके से सेल था हमारा, सेल अभी हमारा था, ठीक है, इस तरीके से सेल था। ये इंटरफेस के अंदर सेल इस टाइप से था, ठीक है। मतलब इंटरफेस के अंदर सेल इस टाइप से था, इसका मतलब क्या है, ठीक है। इंटरफेस के अंदर सेल इस टाइप से था, सिंपली इस तरीके से था कि ये इसकी क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, कि ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। ये G2 फेज के बाद की बात है। G2 फेज में ऐसे हो जाता है सेल ना, G1 ब्लू मार्कर ले ले।